हेलो एवरीवन। तो फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक और जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन लेकर। ये मूवी बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर बेस्ड है। आज के टाइम पर जैसा समाज हो गया है, जैसे लोगों की सोच हो गई है, इस फिल्म में इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। हमारे समाज की कमियों पर से पर्दा हटाने की पूरी कोशिश की गई है। आज के टाइम सेक्स हर किसी को चाहिए। लोग वीडियो देखते हैं, गलत काम करते हैं। इस चीज को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस फिल्म ने हमें अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है महाकाल शिव जी के मंदिर से, जहां हम देखते हैं कांति शरण मुदगल को, जो कि महाकाल का बहुत बड़ा भक्त होता है। कांति कोई भी काम करने से पहले महाकाल का आशीर्वाद जरूर लेता है। उसकी एक छोटी दुकान होती है जिसमें वो पूजा का सामान बेचता है और उसका दोस्त रवि उस दुकान को संभालता है। और रवि उससे कहता है ये बैग कोई छोड़कर गया है। कांति उससे कहता है ये बैग दुकान में रख दो, मैं घर जाते वक्त ये बैग अपने साथ ले जाऊंगा। फिर कांति घर पहुंचकर अपनी बीवी से बोलता है थोड़ा पानी पिला दो, और वो अपने बेटे विवेक के बारे में पूछता है विवेक कहाँ है। और शांति उससे कहती है वो अपने दोस्त राकेश के घर पढ़ने के लिए गया है और वो रात को वहीं पर रुकेगा। और वो अपनी बेटी नंदिनी को बुलाकर बोलता है ये बैग कोई दुकान में छोड़कर चला गया था, ये बैग तुम अलमारी के ऊपर रख दो। और फिर अगले दिन जब कांति पूजा के लिए आए हुए लोगों को समझा रहा होता है, तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। विवेक वहां पर एडमिट होता है और डॉक्टर कांति से ही बात करने के लिए बोलता है। और फिर कांति डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे समझाते हैं ये थोड़ा गंभीर मामला है, मतलब इतना भी गंभीर नहीं है, मतलब आपका बेटा जवान हो चुका है, वो जोश में आकर ये गोलियां 3 बार ले चुका है, ये वाइग्रा की गोली है, इससे लिंग बड़ा हो जाता है। और वो फिर मास्टरबेट करने लगा और फिर वो बेहोश हो गया और अब वो हॉस्पिटल में है। डॉक्टर कांति से कहता है अपने बेटे से बात करो और उससे एक दोस्त की तरह मिलो, तभी वो तुमको पूरी बात बताएगा। और फिर कांति अपनी बीवी कविता और बेटी नंदिनी से घर जाने को बोलता है। और फिर रात को विवेक को लेकर घर आता है और विवेक से कहता है अब तुम आराम करो और हम सुबह बात करेंगे। और फिर अगले दिन कांति विवेक के दोस्त राकेश से मिलता है और उससे कहता है अगर तू मुझे सच्चाई नहीं बताएगा तो मैं तेरे पापा को बता दूंगा। और तब राकेश बोलता है अंकल स्कूल में सालसा डांस का कंपटीशन था, उधर विवेक और सोफी पार्टनर बनकर एक साथ डांस कर रहे थे। टीचर भी बहुत खुश थे, मगर इस बात से रुमिल खुश नहीं था क्योंकि रुमिल सोफी का बॉयफ्रेंड था। और अगले दिन विवेक ने देखा उसका पार्टनर चेंज हो गया था, तो विवेक टीचर से पूछता है तो टीचर ने उसको बताया वो सोफी की मर्जी है। तो विवेक ने जब सोफी से वजह पूछी तो सोफी ने उससे कहा इस बात से तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर बाथरूम में आकर रुमिल विवेक को चिढ़ाने लगता है कि तेरा बहुत छोटा है इसलिए तुझको कोई लड़की नहीं मिलती है, तो फिर मेरे साथ है क्योंकि इसके लिए मेरा साइज भी मैटर करता है। और फिर उसको छोटा पप्पू बोलकर चिढ़ाने लगता है। विवेक को ये बात दिल पर लग गई थी और वो घंटों तक नेट पर आर्टिकल पढ़ता था और अपने लिंग का मेजरमेंट करता था। इंटरनेट पर यह बोला गया था छोटा लिंग होने की वजह से आपकी गर्लफ्रेंड छूट जाएगी और आपका ग्रस्त जीवन अच्छा नहीं रहेगा। और बहुत सारे लोग तो इसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। और ये सब देखकर विवेक बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया था। और इसमें यह भी लिखा था अगर रोज मास्टरबेट करते हो तो आपका लिंग का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, लेकिन साइज तो बड़ा नहीं हुआ और विवेक और ज्यादा परेशान होने लगा। फिर हम एक दिन स्कूल से लौट रहे थे तो एक आदमी जड़ी बूटी बेच रहा था और वो आदमी दावा कर रहा था जड़ी बूटी लगाने से आपका लिंग बड़ा हो जाएगा। तो विवेक उससे जड़ी बूटी खरीद लेता है और उसने एक ही बारी में 10 शीशी खत्म कर दी, मगर कोई रिजल्ट नहीं आया। और फिर वो एक बैनर देखकर डॉक्टर के पास भी गया। वो डॉक्टर कुछ लाइट से एक्सपेरिमेंट करते थे और विवेक को बोला गया अगर ये लाइट जलती है तो तुमको पता चल जाएगा तुम कैपेबल हो या नहीं। और वो लाल लाइट जल जाती है और विवेक फिर डिप्रेशन में चला जाता है। और फिर विवेक अपने सीनियर दोस्तों से पता करके मेडिकल शॉप से वाइग्रा की गोली खरीद लेता है और एक की जगह वो 3-3 गोली एक साथ खा लेता था। और फिर वो मास्टरबेट करके बेहोश हो जाता है। और फिर कांति घर जाकर विवेक से बोलता है बेटा हम मिडिल क्लास लोग हैं, मैंने उधारी लेकर तुम्हारा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया है क्योंकि तुम पढ़ लिख जाओगे तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। और बेटा तुम ये सब कर रहे हो, छी छी छी। और अब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। और विवेक तब बोलता है पापा मैंने मन ही मन बहुत सारे प्रॉमिस करे हैं और ये मेरी आदत बन चुकी है। और अगले दिन कांति विवेक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है और तब उसको प्रिंसिपल बुलाते हैं और विवेक का एक वीडियो दिखाते हैं जब विवेक टॉयलेट में मास्टरबेट कर रहा था। रुमिल और उसके फ्रेंड ने विवेक की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। तब प्रिंसिपल और मंदिर के ट्रस्टी बोलते हैं ऐसा अश्लील काम आपका बेटा कैसे कर सकता है, स्कूल तो कभी इसको नहीं रखेगा। और एक रस्टिकेट फॉर्म भी उसको देते हैं ताकि कोई भी स्कूल में उसका एडमिशन न हो पाए और उसको स्कूल आने के लिए मना कर देते हैं। कांति विवेक से बोलता है बेटा घर में इस बात का किसी को पता ना चले, मगर वो वीडियो कहाँ रुकने वाला
वाला था। मोहल्ले वाले को और हर जगह ये वीडियो वायरल हो जाता है और इसकी वजह से उसकी बहन नंदिनी और उसकी माँ को हर जगह से खरी खोटी बातें सुनने को मिल रही थी और वो दोनों बहुत ज्यादा रो रहे थे। और फिर गंगा घाट पे कांति शिव जी से विनती करता है कि मैं आपका परम भक्त हूँ और मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये रास्ता दिखाओ प्रभु। तब एक आकाशवाणी होती है और शिव जी के अवतार में उनका दूध गंगा से डुबकी लगाकर उठता है और फिर वो कांति के ऊपर गंगा जल छिड़कता है और फिर कांति रात को घर पहुंचता है। उसके पास थाने से कॉल आता है और वो बोलते हैं अपने वकील को भी साथ ले आना। और फिर हम पुलिस स्टेशन में महाकाल को देखते हैं और वो बोल रहे थे अगर मेरा सामान मुझे नहीं मिला तो मैं तांडव करूंगा और ये पुलिस स्टेशन भस्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ रुमिल के पापा बोलते हैं आपके बेटे ने मेरे बेटे को गला पकड़कर मारने की कोशिश की है, अटेम्प्ट टू मर्डर केस मैं इसके ऊपर डालूंगा। तो कांति पुलिस ऑफिसर से बोलता है सर मेरा बेटा बहुत सीधा है, बिना बात के वो कभी नहीं उलझता। तो रुमिल के पापा बोलते हैं हाँ कितना सीधा है हमें पता है। और वो पुलिस को विवेक का वीडियो दिखाते हैं। तो कांति कहता है ये बीच में वीडियो कहाँ से आ गया। तो जब पुलिस ऑफिसर ये वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हैं हाँ जी हमें भी पता है आपका बेटा कितना सीधा है। और तब पुलिस ऑफिसर विवेक को बुलाता है मगर पहले तो विवेक बहुत ज्यादा हिचकिचाता है, मगर जिसके ऊपर महाकाल का हाथ हो तब उसका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है। जब महाकाल ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया तो तब विवेक उनके सामने जाता है और कांति उससे माफी मांगने के लिए कहता है। जब विवेक माफी नहीं मांगता तब कांति उसे जोर जोर से थप्पड़ मारता है। तब महाकाल बोलते हैं सत्य को कभी दफनाया नहीं जा सकता है, हर हर महादेव। ये बोलकर उधर से चले जाते हैं और फिर रात को कांति और उसका परिवार गांव जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और इधर बाथरूम में विवेक जहर पी रहा था और वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं और कांति को बैठने की जगह नहीं मिलती। तो वो एक बेंच पर जाकर देखता है कोई सोया हुआ है तो उसे उठाता है। तो वो कोई और नहीं खुद साक्षात महाकाल थे। तो कांति पूछता है भाई क्या तुमको तुम्हारा सामान मिला और तुम्हारे गले को क्या हुआ है। तब महाकाल बोलते हैं भक्तों के विष पीते पीते गला भी मेरा काला पड़ गया। दरअसल में जो विवेक ने पॉइजन पिया था वो महाकाल में समा गया था। तो महादेव उससे पूछते हैं तुम्हारा बेटा कैसा है। तो कांति बोलता है ये रहा, मगर विवेक वहाँ पर नहीं होता है। उससे ढूंढते हुए जब कांति इधर उधर भटकता है तो उसे रेलवे ट्रैक पर विवेक दिखता है और ट्रेन उसकी तरफ तेजी से आ रही होती है। कांति भागकर उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है मगर ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है और कांति सोच लेता है उसका बेटा मर गया। मगर जिसके ऊपर महाकाल का हाथ होता है उसको कौन मार सकता है और महाकाल ने उसको बचा लिया था। और तब कांति उसको सब बात बताता है। फिर वो कांति से बोलते हैं कि अपने गांव भागने से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा, मोबाइल फोन तो उधर भी रहेगा, वीडियो उधर भी सारे लोग देखेंगे। कांति पहले ये सोचो विवेक ने ऐसा क्यों किया, असलियत में क्या ये गलत है या कोई अपराध है। अगर अपराध नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। खुद के मन को टटोलो और तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। ये तो मानव जीवन का सत्य है और तुम सब लोग उसको अश्लील बोल रहे हो। हाँ प्रभु मैं हार गया और तुम ही बता दो मैं क्या करूँ। क्या मैं कोर्ट में जाऊँ और सिस्टम के खिलाफ केस करूँ? क्या उन लोगों के खिलाफ केस करूँ जो मेरे बेटे को पागल बनाए हैं? क्या उस स्कूल के ऊपर जिसने मेरे बेटे को बिना सोचे समझे रस्टिकेट कर दिया? तब महादेव बोलते हैं मेरा काम है रास्ता दिखाना और चलना तुमको खुद ही है। और ये बोलकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। तब कांति कुछ देर रेलवे ट्रैक पर बैठकर सोचता है और फिर वो अपने बेटे से जाकर सॉरी बोलता है और कहता है बेटा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और हम लोग लड़ेंगे। और कांति फिर अगले दिन गंगा जी को प्रणाम करता है और वकील के पास जाता है और मेडिकल वाले पर और डॉक्टर पर और चूरन वाले बाबा पर और स्कूल पर वो केस करता है। जब वो नोटिस भिजवा रहा था एक नोटिस वो खुद को ही भिजवा देता है। वो अच्छे से अपने बेटे की परवरिश नहीं कर पाया। और फिर हम कोर्ट में सारे आरोपी और कांति को देखते हैं और जज बोलते हैं ये क्या है, क्या मजाक चल रहा है, तुम खुद ही के ऊपर केस कर रहे हो। तब कांति का लॉयर बोलता है सर मेरे क्लाइंट के बच्चे के साथ हुए हैरेसमेंट के लिए ये सब जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार है स्कूल और स्कूल वालों को माफी मांगनी पड़ेगी और शिव जी को 101 रुपए अर्पण करके और विवेक को फिर से एडमिशन देना होगा। और फिर स्कूल की तरफ से लॉयर कामनी आती है और वो बहुत बड़ी लॉयर होती है और वो आते ही सारे लॉयर को बोलती है वो आपकी तरफ से केस लड़ेगी। और कांति का लॉयर बोलता है भाई मैं इनसे नहीं लड़ सकता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी लॉयर है, तुम दूसरे किसी वकील को पकड़ो। तब कामनी बोलती है मिलॉर्ड ये किस बेस पर केस कर रहे हैं, इनके लड़के ने जो अश्लीलता की है इसलिए उसको रस्टिकेट किया गया और ये केस पूरी तरह से बेबुनियाद है। तब कांति बोलता है सर मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए क्योंकि मेरा वकील भी जा चुका है। और फिर कांति को कोर्ट अगली डेट दे देता है। कांति घर पहुंचकर देखता है उसकी बेटी रो रही थी और बोल रही थी भाई ने ये करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, मोहल्ले वाले हम पर थूक रहे हैं। और तभी अलमारी के ऊपर रखा हुआ बैग गिरता है और उसमें से कुछ पुरानी पुस्तकें और मूर्ति गिरती है और कांति वो पुस्तक देखकर अचंभित हो जाता है और एक एक करके वो सब बुक्स पढ़ने लगता है और इंटरनेट पर रिसर्च करता है और उसकी बेटी भी उसकी मदद करती है और परिवार उसका साथ
साथ देता है और फिर कांति कोर्ट में जाकर शुद्ध हिंदी में पिटीशन देता है और कहता है मिलॉर्ड मेरी तरफ से कोई भी केस नहीं लड़ना चाहता है तो मैं खुद ही अपना केस लड़ूंगा। और जज साहब उसको परमिशन दे देते हैं। और फिर कामिनी बोलती है जज साहब इनके बेटे ने जो स्कूल में अश्लील काम किया है वो बहुत शर्मनाक काम है। तब कांति बोलता है क्या शर्मनाक और क्या अश्लील, आप लोग क्या बोल रहे हो। तब जज बोलते हैं आप ऐसे ही काउंटर नहीं कर सकते, जब आपको बोला जाएगा तभी बोलिएगा। तब कांति बोलता है जज साहब मास्टरबेट करना कहाँ गलत लिखा हुआ है, कोई किताब मुझे दिखा दो मैं मान लूंगा। तब कामिनी बोलती है कहीं लिखा नहीं है, ये मोरली गलत है, इसी वजह से स्कूल ने इनके बच्चे को रस्टिकेट किया और ये साहब अपना गुस्सा स्कूल पर निकाल रहे हैं अपने बच्चे को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। तब कांति बोलता है जज साहब ये गलत बोल रही है, मेरे बच्चे ने जो भी किया है वो अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया है। अगर स्कूल वाले ऐसी शिक्षा स्कूल में ही दे देते तो ना तो मेरे बेटे का वीडियो बनता और ना ही ये लोग मेरे बेटे का फायदा उठा पाते। तो ये स्कूल की ही गलती है, स्कूल वालों ने पढ़ाई तो बहुत कराई मगर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी। तो कामिनी बोलती है ये कोई भी स्कूल नहीं सिखाता है और ना ही ऐसा कोई सिलेबस है जहाँ पर सेक्सुअल एजुकेशन सिखाया जाए। तभी कांति अपने बैग से पंचतंत्र की एक किताब निकालता है जो बहुत पुरानी होती है, जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखा गया है, जिसमें विज्ञान, धर्मशास्त्र और साथ साथ कामसूत्र भी सिखाया गया है। तो जज साहब ये कैसे बोल सकती हैं कि कोई किताब में नहीं सिखाया गया है। और कामसूत्र और चरम संहिता किताबें वो दिखाता है जो कि बहुत बड़े ज्ञानी ने लिखी हैं और बहुत सारे फोटोग्राफ भी दिखाता है जहाँ अजंता, पुरी जगन्नाथ, इसके साथ साथ बहुत सारे मंदिर के भी फोटो थे जिनकी दीवारों पर कामसूत्र से इंस्पायर हुए बहुत नक्काशे बनाए गए हैं। तब कामिनी बोलती है ये सब बेफजूल की चीजें हैं और स्कूल आपसे माफी नहीं मांगेगा। और तब जज साहब बोलते हैं ये तो मैं तय करूंगा कि कौन माफी मांगेगा और कौन नहीं। और वो कांति से बोलते हैं आपकी बात में दम है और हम आपका केस रजिस्टर करते हैं। और फिर अगले दिन मंदिर के पुजारी कांति के घर आते हैं और कांति को सुनाते हैं ऐसा परिवार से मंदिर का कोई रिश्ता नहीं है। और फिर अगले दिन जज साहब कोर्ट में सेल्फी ले रहे होते हैं क्योंकि आज से पहले कोर्ट में इतने लोग कभी नहीं देखे गए हैं और ये बहुत फनी सीन होता है और कुछ लोग तो बस एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए थे। और तब कामिनी कांति से बोलती है अगर तुम सेक्स के बारे में खुलकर बात करना चाहते हो तो मैं विवेक को बुलाना चाहूंगी। और फिर विवेक आ जाता है और फिर विवेक को कटघरे में खड़ा करके कामिनी विवेक से पूछती है तुमने जो स्कूल में किया क्या वो तुम्हारी नजर में सही है? तुमने स्कूल के बाथरूम में जो किया क्या तुम खुलकर बता सकते हो? जब कामिनी और ज्यादा जोर देती है तो विवेक कटघरे से भाग जाता है। और फिर रात को जब सब घर में सो रहे थे तो बाहर से कोई शिव जी का गाना गा रहा था और जब कांति जाकर देखता है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि खुद शिव जी होते हैं। मगर कांति को नहीं पता था वो खुद शिव जी से बात कर रहा है। तब शिव जी कांति से बोलते हैं कांति परेशान मत हो, जो सुनने में अच्छा लगे वही बोलो, शर्म मत करो, जो बात पूरी दुनिया को पता है वो खुलकर सबके सामने बताओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। और फिर अगले दिन कामिनी तमाशा करने के लिए कांति की बेटी नंदिनी को बुलाती है। नंदिनी और कविता पानी की तरह सब बातें बोल रही थी। नंदिनी बोलती है मास्टर बेट तो नॉर्मल है, सब लोग करते हैं। और कविता भी बोलती है बच्चे होते हुए शायद सबने ही किया होगा, जज साहब आपने भी किया होगा, इसमें क्या शर्म की बात है। तो कामिनी बोलती है आपकी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है, घर से आप सब सिखा कर लेकर आए होंगे। चलो ये भी ठीक है जज साहब, मैं एक सेक्स वर्कर को बुलाना चाहती हूँ जिसका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है और हम लोग कभी उन पर कोई दबाव नहीं बनाते हैं, ऐसे अश्लील काम को हम कभी एंटरटेन नहीं करेंगे, इसलिए विवेक को रस्टिकेट करा गया है। कांति जज से कहता है मैं इनसे कुछ पूछ लूं। जज की इजाजत के बाद कांति पूछता है आपको ये काम किसने सिखाया? सेक्स वर्कर बोलती है मुझे मेरी बहन ने सिखाया। उनको उनकी बहन ने सिखाया होगा। तो कांति दो मूर्तियां दिखाकर पूछता है आपको ऐसे सेक्सुअल पोजेस आते हैं? तो सेक्स वर्कर कहती है हाँ मुझे आते हैं, ये सब मुझे सिखाया गया है। तो कांति बोलता है आप जिन लोगों के साथ सेक्स करती हो क्या आपको मजा आता है? और सेक्स वर्कर फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है मुझे मजा नहीं आता है सर, सारे मर्द इधर फ्रस्ट्रेट होकर आते हैं, कोई आता है शरीर की भूख मिटाने के लिए और कोई आकर मुझे पीटता है, मारता है और कोई आकर रोता है और उन लोगों को पता ही नहीं है एक लड़की कैसे खुश होती है, कैसे उनके साथ म्यूचुअली सेक्स किया जाए। तब कांति बोलता है क्या आप चाहती हैं आपका बच्चा भी ऐसे ही बने, वो भी किसी लड़की के साथ सामूहिक संबंध ना बना पाए, उसके मन को ना पढ़ पाए, वो सब उसको आप नहीं सिखा सकती। तो ये सब उसको कौन सिखाएगा? उसको स्कूल सिखाएगा। इस बात पर सेक्स वर्कर एग्री करती है। तब कांति बोलता है पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। और जज साहब अगर मेरे बेटे को ऐसा समझाया गया होता तो ये दिन नहीं आता। और फिर कांति जड़ी बूटी वाले को, उस बल्ब वाले डॉक्टर को और मेडिकल शॉप वाले को बुलाता है और सब लोग ढोंगी निकलते हैं और वो लोग खुद एग्री करते हैं, कहते हैं कोई पिल खाने से या चूरन खाने से आपका लिंग बड़ा नहीं हो सकता, हम बस लोगों को झूठी आशा बेचते हैं। फिर कांति स्कूल की किताब दिखाकर पूछता है सर जी ये देखिए मेंढकों का रिप्रोडक्शन, इसके साथ साथ एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, फोटोज भी इधर है, मगर इनको जो पढ़ रहे हैं वो इंसान है, तो इंसानों का किधर है? तब कामिनी बोलती है ये सब
पॉसिबल नहीं है। बोलना जितना आसान है, इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। जज साहब ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल की ही सारी गलती है ताकि इनके बेटे को फिर से एडमिशन दिया जाए और स्कूल गिल्टी फील करे। और फिर कांति मंदिर जाकर माथा टेकता है और महाकाल उसके पास आते हैं और बोलते हैं, तुम हमारे भक्त हो, इतना चिंता मत करो, ये लो कचौड़ी खाओ और पेपर को अच्छे से पढ़ना। कचौड़ी खाते टाइम कांति को कुछ कोटेशन दिखता है। फिर कांति कुछ पेपर की शॉप में पुराने पेपर और रद्दी खरीदता है और फिर वो अगले दिन पूरी तैयारी से कोर्ट पहुंचता है। और फिर कांति बोलता है, जज साहब ये एक बायोलॉजी टेम्पलेट है जो कि मुझे बायोलॉजी क्लास से मिला। इधर सब कुछ है मगर हमारे गुप्त अंक का कोई फोटो नहीं है। तब कामनी बोलती है, फोटो इसलिए नहीं है क्योंकि इसे गुप्त अंक बोला जाता है। फिर कांति बोलता है, ऐसा किसने बोला? हमने। तो अगर हम अपना गुप्त अंक पैर को मानते तो क्या तुम पैर को ही छुपा देते? और वो बोलते हैं, जज साहब जो जैसा है हमें वैसा ही बताना पड़ेगा, बच्चा अगर देखेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? और कांति बहुत ही चौंकाने वाले डेटा पेश करता है जहाँ पर बहुत सारे सेक्सुअल डिजीजेस, बहुत सारे लिंक के बारे में बताया गया है। इसी के साथ गुड टच बैड टच क्या होता है इसके बारे में बच्चों को सिखाना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे डेटा पेश करता है जिनके बारे में कोर्ट में लोगों में से किसी को भी नहीं पता था। और जब कांति घर पर होता है तो उसके घर पर पुलिस आती है टोटल 47 केसेस लेकर, जो कि देश के अलग अलग जगह से हुए होते हैं। फिर इसी के चलते स्कूल वाले उसको बुलाते हैं सेटलमेंट करने के लिए और उसको 1 करोड़ का ऑफर देते हैं। स्कूल के दबाव से और समाज के दबाव से उसने हाँ तो कर दी थी और सिग्नेचर भी कर दिया था। और फिर घर आते वक्त उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और वो आईसीयू में पहुंच जाता है। और फिर महादेव दिखते हैं जो कि उसको बोलते हैं, और अभी तूने मेरा पूरा रूप नहीं देखा, और फिर संपूर्ण रूप का दर्शन करा देते हैं। तब कांति जोर जोर से रोने लगता है, महादेव मैंने आपको नहीं पहचाना, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई? महादेव बोलते हैं, इससे भी बड़ी भूल ये है तुम अपने मार्ग से भटक गए हो। तुम मेरे भक्त होकर तुम अपने मार्ग से कैसे भटक सकते हो? तुम महादेव के भक्त हो, तुम ऐसे नहीं मर सकते हो। तुमने जो काम अधूरा छोड़ा है उसे तुम ही पूरा करोगे। और फिर कांति आईसीयू से बाहर आता है और उसको देखकर सब चौंक जाते हैं और महादेव उसको कोर्ट तक लिफ्ट देते हैं। मगर तब तक कामनी साबित कर चुकी थी कि कांति लालची है, उसने पैसों के लिए ही ये सब कुछ किया था। मगर कामनी को क्या पता था खेल अभी बाकी है। और फिर कांति आकर बोलता है, जज साहब मैंने स्कूल और समाज के दबाव से ये चेक तो ले लिया था मगर मैंने इसे कैश नहीं कराया, और वो चेक कोर्ट को दे देता है। तब कामनी बोलती है, अच्छा ठीक है, सब मान लिया, अगर विवेक स्कूल आने के लिए रेडी है तो स्कूल में हम उसको एडमिशन दे देंगे। क्या विवेक में इतनी हिम्मत है वो सबके सामने आकर अपनी गलती माने और स्कूल में फिर से ज्वाइन करे? मगर कामिनी को क्या पता था कांति के सर पे महाकाल का हाथ है। और फिर विवेक आता है और बोलता है, मैम मैंने जो भी किया है वो सही था मगर मैंने जो जगह चुनी वो जगह गलत। और फिर विवेक के स्कूल के दोस्त भी बोलने लगते हैं, हाँ ये सही है और सब करते ही हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और फिर जज साहब बोलते हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ी लूप होल है। अगर सेक्स एजुकेशन अभी हमने ठीक नहीं किया, अगर सेक्स एजुकेशन अभी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया तो बच्चे गलत संगत में पढ़ सकते हैं और गलत जगह से इंफॉर्मेशन लेकर अपनी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। और सभी पेरेंट और टीचर्स सभी बच्चों से अच्छे से बात करनी चाहिए और उनकी उम्र के हिसाब से उनको सही नॉलेज देना चाहिए। और ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।